Hello everyone, welcome back to the next video of NISM 15 Research Analyst Case Studies. हम लोग ऑलरेडी केस स्टडीज कवर कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 10 की फर्स्ट केस स्टडी कवर की थी। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 10 की सेकंड केस स्टडी कवर करने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट, हम लोगों ने कुछ चीज़ें लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। हम लोग दो यूनिट्स को कवर करने वाले हैं, चैप्टर 8 और चैप्टर 10। चैप्टर 8 के अंदर हम लोग दो केस स्टडीज कवर करेंगे एंड चैप्टर 10 के अंदर हम लोग दो केस स्टडीज कवर करेंगे। उसका एक केस स्टडी हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। इन केस वो वीडियो आपने नहीं देखा है, आई शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। what EduFinenco can help you with is we provide the live classes of NISM 15 Research Analyst. We also provide the recorded video lectures wherein you can get videos of all the chapters which are there in the book, which are there in the syllabus in very simple language, जो कि आप सिर्फ वीडियो देख के समझ सकते हो and you can keep understanding the concepts in very simple language. And for any other query, you can feel free to contact us on 8889302230, or you can also visit us on www.edufeneco.com. So let us start with the question. So here you have the question on your screen. So this is case study 2. You have been given the financial statement for the last reported year of a company. Answer the subsequent questions based on that. So here are the financial statements of the company. So उस कंपनी के बारे में हमारे पास पूरा इनकम स्टेटमेंट अवेलेबल है, जहाँ पे इन्होंने बताया है कि उस कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू कितना था, उस कंपनी का एबिटा कितना था। एबिटा स्टैंड फॉर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। उस कंपनी का फाइनेंस कॉस्ट कितना था। फाइनेंस कॉस्ट से हमारा मतलब होता है वो इंटरेस्ट जो कि कंपनी पे करती है। देन नेट प्रॉफिट, सो ऑपरेटिंग रेवेन्यू में से जब आप एक्सपेंडिचर्स माइनस करोगे सो यू विल गेट एबिटा। जब आप एबिटा में से फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन वाले एक्सपेंसेस माइनस करोगे, यू विल फाइनली गेट द नेट प्रॉफिट। नाउ ये जो नेट प्रॉफिट है, इसी नेट प्रॉफिट को जब हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है अर्निंग पर शेयर। सो ईपीएस ऑफ दिस कंपनी इज 17 एंड द पे आउट रेशियो इज 80%। व्हाट दे मीन इज, अगर 17 रुपीज का अर्निंग पर शेयर है तो उसमें से 80% वो लोग एज अ डिविडेंड आपको पे कर देते हैं। देन पी रेशियो ऑफ द कंपनी इज 17.7 एंड टैक्स रेट ऑफ द कंपनी इज 30%। नेक्स्ट दे हैव गिवन यू दी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में उन्होंने ये बताया है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है, अदर असेट्स एंड टोटल असेट्स। देन डेट, इक्विटी एंड टोटल डेट एंड इक्विटी। सो ये टोटल असेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल डेट एंड इक्विटी, एंड डेट और इक्विटी का रेशियो कितना है वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। सो डेट डिवाइडेड बाई इक्विटी विल गिव यू दी डेट इक्विटी रेशियो। इन्होंने कैश फ्लो स्टेटमेंट भी दिया है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन्होंने बताया है कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंपनी का कितना था। कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस होते हैं किसी भी कंपनी के, अगर हम लोग कोई मशीनरी खरीदते हैं या हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाते हैं, उनमें जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं दैट कम्स अंडर दी कैपिटल एक्सपेंडिचर। देन अदर इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज एंड फाइनेंसिंग कैश फ्लोज। तो ये सारे कैश फ्लो स्टेटमेंट भी हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। नाउ लेट अस डायरेक्टली कम टू दी क्वेश्चन। So now question 1 says the AGM of the company. AGM stands for Annual General Meeting. The AGM of the company approved dividend for the recently concluded year and it was just paid. If the dividend is expected to grow at a constant rate of 5%, so जो dividend है वो 5% से grow करता है, which of the following is the closest to the fair price of the share assuming the cost of the equity is 12%? तो उन्होंने आपको cost of equity दे के रखा है और उन्होंने आपको growth rate दे के रखा है, that is G. So आपको KE given है, that is 12%. Then आपको growth rate G given है, that is 5%. और हमें क्या चाहिए, हमें अगर एक फॉर्मूला लगाना है विच इज नोन एज गॉर्डन ग्रोथ मॉडल या डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। सो इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे एंड वो फॉर्मूला क्या है, तो वो फॉर्मूला है D1 डिवाइडेड बाय K माइनस G। यहाँ पे जो D1 है, इस D1 का मतलब होता है वो डिविडेंड जो कि हमें आने वाले साल में मिलने वाला है। अगर हमारे पास वो डिविडेंड है जो कि करंट ईयर में हम लोगों को मिला है, नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड हम लोग कैसे निकालेंगे। उसके लिए एक और इक्विवेलेंट फॉर्मूला है विच इज D, जो कि पिछले साल का या करंट ईयर का डिविडेंड था, इनटू 1 प्लस G
डिवाइडेड बाय के माइनस जी। सो ये फॉर्मूला है जो कि हमें यूज करना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमारे पास इस साल का डिविडेंड अवेलेबल है, नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड हमें कैलकुलेट करना है। के ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में और ग्रोथ रेट इज ऑल्सो गिवन इन दी क्वेश्चन। सो कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। सो डिविडेंड कितना है, अब सबसे पहले क्वेश्चन की डिविडेंड कितना है। सो क्या डिविडेंड इस क्वेश्चन में गिवन है, तो एक बार ध्यान से आप लोग क्वेश्चन पढ़ो कि क्या आपको कहीं भी इस क्वेश्चन में डिविडेंड गिवन दिख रहा है। सो मैं आ गया हूँ इस कंपनी के इनकम स्टेटमेंट पे। अब देखते हैं क्या इनकम स्टेटमेंट में आप लोगों को डिविडेंड दिखता है। सो इनकम स्टेटमेंट में हम लोगों को एक टर्म दिख रही है, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर मतलब हर शेयर पे हम लोगों को 17 रुपीज की अर्निंग मिल रही है। सेकेंड इन्होंने ये बताया है पे आउट रेशियो। तो उन्होंने बोला है कि इस 17 रुपीज का 80% वो लोग क्या पे कर देते हैं, डिविडेंड पे कर देते हैं। सो पे आउट रेशियो का मतलब होता है अर्निंग का कितना पोर्शन कंपनी आपको एज अ डिविडेंड पे आउट कर रही है या एज अ डिविडेंड पे कर रही है। सो 17 रुपीज का 80% हमें कैलकुलेट करना है। सो 17 इंटू 0.8 हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सो दिस कम्स आउट टू बी 13.6। तो ये 13.6 रुपीज का डिविडेंड कंपनी ने आपको इस करंट फाइनेंशियल ईयर में पे करा है। सो हमारा डिविडेंड कितना हो गया, डिविडेंड हो गया 13.6 डिवाइडेड बाय, अच्छा इंटू 1 प्लस जी भी करना है। सो मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस जी कितना है, जी है हमारा 5%। सो 1 प्लस 5% डिवाइडेड बाय के माइनस जी। के कितना है क्वेश्चन में, सो के मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिवन है 12%। सो हम लोग डिवाइडेड बाय कर देंगे 12% माइनस जी। जी कितना है अगेन 5%। जी क्या है, ग्रोथ इन दी डिविडेंड। डिविडेंड किस रेट से ग्रो कर रहा है। सो इफ द डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 5%, सो किस रेट से डिविडेंड एवरी ईयर ग्रो करेगा। तो इस साल अगर 10 रुपए का डिविडेंड दिया है, सो नेक्स्ट ईयर 10.05 रुपीज का डिविडेंड कंपनी प्रोवाइड करेगी। सो 5% से डिविडेंड एवरी ईयर ग्रो होता जा रहा है। तो ये हम लोगों को सॉल्व करना है। 13.6 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 5% डिवाइडेड बाय 12% माइनस 5%। सो लेट अस चेक ये क्या होता है। सो 13.6 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 5%, 1 प्लस 5% मतलब 1.05। तो हम लोग कर देंगे 1.05। सो ये हो गया 14.28। न्यूमरेटर हमारे पास आ गया। अब डिनोमिनेटर हम लोगों को देखना है। सो 12% माइनस 5%, 12% माइनस 5% हो जाएगा 7%। 7% मतलब 0.07। सो हम डिवाइड कर देंगे 0.07 से। सो ये आ गया 204। नाउ चेक क्या हमारे पास कोई ऑप्शन है। सो यस वी हैव एन ऑप्शन ऑफ 204, दैट इज ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो ये जो शेयर है, ये जो कंपनी का शेयर है, इसका शेयर प्राइस कितना होना चाहिए। सो द शेयर प्राइस शुड बी इक्वल टू रुपीज 204। ये 204 रुपीज का शेयर प्राइस होना चाहिए कंपनी का, अगर ये कंपनी का डिविडेंड 5% से ग्रो होता है। और इस साल कंपनी ने 13.6 रुपीज का डिविडेंड दिया है और कंपनी का कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 12%। तो इसके लिए जो फॉर्मूला हम लोगों ने यूज करा है, दिस इज गॉर्डन्स मॉडल या डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। Now let's try to solve question number 2 of case study 2. Which of the following is the closest to the free cash flow to the firm for year 2008? So ये चार ऑप्शन आपको गिवन है। तो इन चार में से कौन सा फ्री कैश फ्लो टू फर्म है। क्या चीज पूछा है पहले तो ये देखते हैं हम लोग। इन्होंने पूछा है फ्री कैश फ्लो टू फर्म, जिसको हम यूजुअली बोलते हैं FCFF। सो ये FCFF का फॉर्मूला क्या है ये पहले समझते हैं। ओके सो ये मैं आपको लेके आ गया हूँ बुक के उस पेज पे जहाँ पे फ्री कैश फ्लो टू फर्म के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया है। Thus in many cases research analysts prefer to use FCFF model. FCFF represents the free cash flow before taking into consideration any cash flow pertaining to any source of capital. It is calculated as follows. कैसे calculate होगा। So operating cash flow minus capital expenditure minus tax benefit on the interest payment. इसको ध्यान से समझना है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस टैक्स बेनिफिट ऑन द इंटरेस्ट पेमेंट्स, इससे क्या निकल के आ जाएगा, फ्री कैश फ्लो टू फर्म। यहाँ पे इन्होंने मिसप्रिंट किया है, यहाँ पे इक्विटी इन्होंने मेंशन किया है, इक्विटी नहीं है, ये फ्री कैश फ्लो टू फर्म है। सो आपको ये देख के कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज जस्ट अ मिसप्रिंट। यहाँ पे होना चाहिए फ्री कैश फ्लो टू फर्म, बिकॉज ये कौन सा मॉडल है, FCFF फ्री कैश फ्लो टू फर्म।
इन केस अगर आपको डाउट है इस चीज़ पे, तो एक बार हम लोग चल देते हैं प्रीवियस वाले पेज पे, जहाँ पे इन्होंने फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी के बारे में बताया। तो फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी का फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग कैश फ्लो माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। यहाँ तक तो सेम है, यहाँ तक फ्री कैश फ्लो टू फर्म वाला फॉर्मूला है। और इन्होंने क्या चीज़ ऐड करी है? सो ऐड हम लोग करेंगे नेट बोरोइंग्स या सब्ट्रैक्ट हम लोग करेंगे नेट रीपेमेंट्स। तो अगर कोई फंड हमने, कोई अमाउंट हमने बोरो किया है इस साल, या कोई अमाउंट हमने रीपे करा है, तो उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे यहाँ से। तो अगर हमने कुछ बोरो किया है तो उसको हम लोग ऐड करेंगे, अगर हमने कुछ रीपे किया है तो उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे टू रीच द फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। सो फ्री कैश फ्लो टू फॉर्म का फॉर्मूला वापस से रिपीट कर रहा हूँ मैं, ऑपरेटिंग कैश फ्लो माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस टैक्स बेनिफिट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स। सो FCFF is equal to operating cash flow minus capital expenditure minus tax benefit on interest payments। तो इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, टैक्स बेनिफिट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स। सो अब ये कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या ये सारी चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो, सो ये शायद हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में गिवन होना चाहिए। So yes, operating cash flow is given. It is 4,200 lakh. So 4,200 ऑपरेटिंग कैश फ्लो हम लोगों ने लिख दिया। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज 2,400। तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे बिकॉज दिस इज एन एक्सपेंडिचर, ये क्वेश्चन में भी माइनस नहीं गिवन है। तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 2,400। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है टैक्स बेनिफिट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग टैक्स बेनिफिट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट? तो आपको ये पहले देखना है कि कितना इंटरेस्ट हम लोगों ने पे करा है, और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग टैक्स रेट से। तो अब देखो हम लोगों ने इंटरेस्ट कितना पे करा है, इंटरेस्ट पे करा है 175.8 और टैक्स रेट कितना है 30%। सो 175.8 मल्टीप्लाइड बाय 30%। ये क्यों किया है हम लोगों ने? क्योंकि अगर ये इंटरेस्ट कॉस्ट हम लोग नहीं पे करते, दिस इज एन एक्सपेंडिचर, दिस इज अ कॉस्ट, इसको ध्यान से समझना है आप सभी को। अगर हम लोग ये इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं पे करते, सो वी वुड हैव एंडेड अप पेइंग हायर टैक्स। क्योंकि अगर ये खर्चा नहीं होता तो हम लोग ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट करने के बाद ही टैक्स पे हम लोग करते हैं। क्योंकि ये वाला एक्सपेंडिचर हमने सब्ट्रैक्ट किया है, इसीलिए हमारा प्रॉफिट कम हुआ है और इसीलिए उस पर टैक्स भी कम लगा है। सो कितना बेनिफिट हमें हुआ इस एक्सपेंडिचर के कारण? वो हुआ है 175.8 मल्टीप्लाइड बाय 30%। So 175.8 multiplied by 30%, that is 0.3, तो ये हो गया 52.74। तो ये नोट कर लेते हैं हम लोग। तो माइनस 52.74। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि ये टोटल अमाउंट कितना होता है। 4,200 माइनस 2400 माइनस 52.74, दैट इज 1747.26। सो अगर इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये आंसर आएगा 1747। सो क्या हमारे पास कोई ऑप्शन है 1747 के क्लोजेस्ट? सो यस, वी हैव द एग्जैक्ट आंसर, ऑप्शन सी 1747 lakhs। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, 1747 lakh। और ये है आपका फ्री कैश फ्लो टू फॉर्म। सो दिस इज द फ्री कैश फ्लो टू फॉर्म 1747 lakhs। Now let's move on to next question. Question number 3. Based on the following information, calculate the cost of equity of the company. हमें calculate करना है cost of equity. Now cost of equity calculate करने के कई सारे फॉर्मूले होते हैं, बट जो वेरिएबल्स यहाँ पे गिवन है, रिस्क फ्री रेट, expected return from the market, beta of the company. So the formula that will be used here will be CAPM, that is capital asset प्राइसिंग मॉडल। तो ये कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल हम लोगों को यहाँ पे यूज करना होगा। अगेन द सेम फॉर्मूला इज गिवन इन द बुक इटसेल्फ। सो ये एक काफ़ी वाइडली यूज फॉर्मूला है। सो इफ़ यू आर इन द फाइनेंस फील्ड यू शुड बी वेरी वेल एक्विंटेड विद दिस फॉर्मूला। सो क्या होता है CAPM या कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल? सो यहाँ पे हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि किसी भी कंपनी का कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है। सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट, वो रिटर्न जो कि आपको रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट्स में मिलता है, सच एज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जो आपको रिटर्न मिलता है दैट इज रिस्क फ्री रिटर्न, प्लस हम लोग करेंगे बीटा से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे
और ब्रैकेट के अंदर आएगा रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम से हमारा मतलब है कितना ज़्यादा रिस्क हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। सो रिस्क प्रीमियम इज इक्वल टू मार्केट रिटर्न, जिसको मैं RM लिख देता हूँ। सो मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न, दैट इज RF। तो अब देखो ये सारी चीजें इस क्वेश्चन में गिवन है। सो हम लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे सारी की सारे वेरिएबल्स आर गिवन इन दिस क्वेश्चन। रिस्क फ्री रेट हमें गिवन है, दैट इज 6% प्लस बीटा इज 1.2 and RM minus RF. So RM is 10%, RF is 6%, so RM minus RF हो जाएगा 4%. So 6% plus 1.2 into 4%. So ये हो जाएगा 6% plus 1.2 into 4% will be 4.8%. So हम इनको ऐड कर देंगे and the final answer should come out to be 10.8%. So जो हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, वो होगा 10.8% एंड विच इज आंसर बी। तो ऑप्शन बी हमारे पास है 10.8% एंड दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 of case study 2. The question says the fair value of the total assets of the company is expected to be rupees 12,000 lakh, while the liabilities are worth the same as shown in the balance sheet. सो लाइबिलिटीज की वही वैल्यू है जो कि बैलेंस शीट में है, लेकिन टोटल असेट इंक्रीज होके 12,000 लैक्स तक आ चुका है। सो इसका ये मतलब है कि असेट्स इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटी की जो हमारी इक्वेशन होती है, इसके अंदर हमारा लाइबिलिटी तो सेम है जो कि बैलेंस शीट में था, असेट्स इंक्रीज हो गया। सो ऑब्वियसली साथ में क्या इंक्रीज होगा, साथ में इक्विटी इंक्रीज होगा। तो हमारा टोटल असेट इंक्रीज हुआ है विच इन टर्न विल इंक्रीज द इक्विटी पार्ट, और हमारा लाइबिलिटी वही कांस्टेंट है जो कि बैलेंस शीट में गिवन है। सो इक्विटी का वैल्यू कितना हो जाएगा, इक्विटी इज इक्वल टू असेट माइनस लाइबिलिटी। सो असेट कितना गिवन है इस क्वेश्चन में, वो है 12,000 लाख माइनस लाइबिलिटी हम चेक करते हैं बैलेंस शीट में कितना है। तो बैलेंस शीट में जो लाइबिलिटी गिवन है, जो कि डेट गिवन है, वो है 1598.6। सो ये हमारा डेट है, और इक्विटी पार्ट जो 2968.9 गिवन था, ये यहाँ से इंक्रीज होके काफी बड़ा नंबर हो जाएगा 1598.6। सो इक्विटी हमारे पास आ गया 12,000 माइनस 1598.6, 10401.4। It's 10401.4। तो ये हो गया हमारे पास इक्विटी इस क्वेश्चन में। अब आगे देखते हैं, आगे हमें क्या करना है। इफ द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 12%, आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिवन है 12% एंड द कॉस्ट ऑफ डेट इज 8%, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट टू द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब WACC। तो हमें निकालना है WACC। इसका क्या फॉर्मूला होता है, WACC का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ डेट मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ डेट, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, प्लस वेट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो अब बताओ इसमें से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। वेट ऑफ डेट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, डेट डिवाइडेड बाय असेट, दैट इज 1598.6 डिवाइडेड बाय 12,000, ये हो जाएगा आपका वेट ऑफ डेट। वेट ऑफ इक्विटी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं 10401.4 डिवाइडेड बाय 12,000। कॉस्ट ऑफ डेट क्वेश्चन में गिवन है 8%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्वेश्चन में गिवन है 12%। बस आपको सारी वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करनी है एंड यू विल गेट द आंसर। तो हम सबसे पहले वेट ऑफ डेट और वेट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करते हैं। सो वेट ऑफ इक्विटी इज 10401.4 डिवाइडेड बाय 12,000, तो ये आ गया 86.67 या 86.68, अगर हम इसको राउंड ऑफ कर लें। सो 86.68, या हम बोल सकते हैं इसको 0.87। सो 0.87 हमारा आ गया वेट ऑफ इक्विटी। अब वेट ऑफ डेट कितना होगा, सो वेट ऑफ डेट आप कैलकुलेट कर सकते हो 1 माइनस 0.87 से।
सो 0.13 ये हमारे पास आ गया वेट ऑफ डेट। वेट ऑफ डेट को मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट ऑफ डेट से। कॉस्ट ऑफ डेट कितना है? 8% है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 8% प्लस 0.87 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है? 12% मल्टीप्लाइड बाय 12%। तो बस इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। 0.13 इंटू 8, सो ये हो गया 1.04। तो यहाँ हमारे पास हो गया 1.04 प्लस 0.87 इंटू 12%, 0.44। अब इसको हम ऐड करेंगे तो अराउंड 11.48 हमारा आंसर आएगा। 11.48% विच इज वेरी मच इक्विवेलेंट टू 11.5%। सो हम अगर इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो विल रीच टू द आंसर दैट इज ऑप्शन डी 11.5%। So the answer to this question is 11.5%. Now last question of case study 2, question number 5. Here it is given that the FCFF, that is free cash flow to firm of the company for the next year is estimated at rupees 2000 lakhs. तो 2000 lakhs का हमारा free cash flow to firm estimated है। It is expected to grow at 10% in the next year and is expected to grow at 5% perpetually. So next year में ये 10% का ग्रो होगा और उसके बाद 5% एवरी ईयर ये ग्रो होता रहेगा। So एक छोटा सा ट्विस्ट है यहाँ पे, थोड़ा सा कंफ्यूज इन्होंने करने के लिए आपको दो अलग अलग ग्रोथ रेट दिए हैं। एक वो जो कि अगले साल का ग्रोथ रेट है और एक वो जो कि परपेचुअल है, दैट इज लाइफ लॉन्ग, इस पर्टिकुलर रेट से ये ग्रो होगा। If the weighted average cost of capital is 11%, तो WACC इन्होंने given दिया है आपको। So WACC is 11%. Which of the following is the closest to the fair value of the firm? That is the enterprise value. तो इस फॉर्म का फेयर वैल्यू कितना होगा या फॉर्म का एंटरप्राइज वैल्यू कितना होगा? तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एंटरप्राइज वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है। सो एंटरप्राइज वैल्यू का फॉर्मूला होता है टर्मिनल वैल्यू प्लस नेट डेट। सो टर्मिनल वैल्यू प्लस नेट डेट। तो अब एंटरप्राइज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होगा? हमें कैलकुलेट करना होगा टर्मिनल वैल्यू और हमें कैलकुलेट करना होगा नेट डेट। सो टर्मिनल वैल्यू का फॉर्मूला आप समझते हैं यहाँ पे। टर्मिनल वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? सो टर्मिनल वैल्यू इज इक्वल टू FCFF इंटू 1 प्लस डी। ये इंटू 1 प्लस डी हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें नेक्स्ट ईयर का फ्री कैश फ्लो टू फॉर्म चाहिए, डिवाइडेड बाय WACC, जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ K नॉट, इसको K नॉट से डिनोट किया जाता है। सो WACC माइनस G। सो FCFF इस क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी, दैट इज 2000 लाख, तो इसको मैं 2000 लिख देता हूँ मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस जी। अब फर्स्ट वाली ईयर में हमारा फ्री कैश फ्लो कैसा ग्रो होगा? 10% से ग्रो होगा। सो ऊपर जो मैं ग्रोथ रेट लेता हूँ दैट आई टेक एज 10%। सो यहाँ पे छोटा सा ट्विस्ट है, जैसा मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे दोनों जी की वैल्यू अलग अलग होगी। सो ऊपर न्यूमरेटर में जो जी है उसका जो ग्रोथ रेट है वो हमें फर्स्ट ईयर का ग्रोथ रेट लेना है। सो फर्स्ट ईयर का ग्रोथ रेट इज 10% इन दिस कंडीशन। सो 1 प्लस 10% डिवाइडेड बाय K माइनस जी। K क्या है यहाँ पे? सो WACC गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 11%। सो 11% माइनस जी। अब यहाँ पे जो हम लोग ग्रोथ रेट लेंगे वो हम लोग लेंगे परपेचुअल ग्रोथ रेट, दैट इज 5%। सो 11 माइनस 5%। सो ये हो जाएगा 2200 डिवाइडेड बाय 6%, विच विल गिव यू 6% को आप लोग लिख सकते हो 0.06। तो अगर आप कैलकुलेटर में, नॉर्मल कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको टाइप करना है 2200 डिवाइडेड बाय 0.06। सो जो आंसर आपका आएगा वो रहेगा 36,666.67 लैक्स। तो ये तो आ गया हमारा टर्मिनल वैल्यू का टोटल वैल्यू। सो यहाँ पे हमें एंटरप्राइज वैल्यू निकालनी है। एंटरप्राइज वैल्यू में टर्मिनल वैल्यू कितना निकल गया हमारा? 36,666.67 प्लस अब हमें ऐड करना है नेट डेट।
नेट डेट क्या होता है? नेट डेट फॉर अ कंपनी इज इक्वल टू जो कंपनी का टोटल डेट है माइनस कैश इन हैंड। तो जो डेट कंपनी के ऊपर है वो तो कंपनी का डेट है, लेकिन जो कैश इन हैंड है वो हम लोग डेट में से माइनस करेंगे, सो दैट विल रीच आउट टू नेट डेट। तो कई बार आपने देखा होगा कुछ कंपनीज होती है जिनके पास डेट है, लेकिन उनके अकाउंट में उतना कैश अवेलेबल है कि उनका जो टोटल डेट है दैट कम्स आउट टू बी जीरो। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए बोला जाता है इट इज अ नेट डेट फ्री कंपनी। लेकिन अगर आप उसकी बैलेंस शीट में जाके देखोगे तो ऐसा नहीं कि डेट जीरो है, उसमें भी डेट है। लेकिन नेट डेट फ्री कंपनी का क्या मतलब है कि जितना आपके पास डेट है उतना ही कैश आपके अकाउंट में भी अवेलेबल है, सो दैट आप जिस दिन चाहो अपना पूरा डेट को रीपे इजीली कर सकते हो। सो अगर आप चेकआउट करोगे इस कंपनी का बैलेंस शीट, सो यू विल फाइंड आउट कि इस कंपनी के पास जो डेट है वो है 1598.6 और जो कैश इन हैंड है वो है 165 का। So when you will calculate this complete term 36,666.67 plus 1598.6 minus 165, you will get the final answer as 38,100 lakhs. तो क्या हमारे पास कोई ऑप्शन है which matches this answer 38,100 lakhs? So yes, we have option C, which is 38,100 lakhs. So this is the final answer and this is the enterprise value of this company. तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं. फर्स्ट फॉर्मूला इज terminal value is equal to FCFF into 1 plus G divided by WACC minus G. सेकेंड फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो है एंटरप्राइज वैल्यू इज इक्वल टू टर्मिनल वैल्यू प्लस नेट डेट। तो ये दोनों फॉर्मूले के थ्रू हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया एंड फाइनली वी reached to the solution that enterprise value for this company is rupees 38,100 lakhs. So that is it from this video. In case you're preparing for NISM 15 research analyst, आपको सारे चैप्टर वाइज वीडियोस की रिक्वायरमेंट है, प्लस आपको वीडियो लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट है जो कि सारी केस स्टडीज को कवर करती है, प्लस सारे क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स को डिटेल में कवर करती है. सो यू कैन रीच अस ऑन 8889302230. You can also visit us on www.edufeneco.com. Thank you.